हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये 11th क्लास का नेक्स्ट सेशन रहेगा। इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ छोड़ी थी, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। यानी वेरिएबल की टाइप्स तो हमने पढ़ी थी, मगर वेरिएबल एक डिस्क्रीट वेरिएबल भी होता है और एक कंटिन्यूस वेरिएबल भी होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। इसी को पकड़ के हम चलेंगे। नंबर 1 इसे लिख लीजिए डिस्क्रीट वेरिएबल और इसे लिख लीजिए कंटिन्यूस वेरिएबल। तो पहला पार्ट डिस्क्रीट वेरिएबल, तो ये क्या होता है? सपोज दैट कि मैं कोई इंटरवल लिखता हूँ, यूँ लिख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे 1 मान लीजिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते ये 10। अगर कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम ये वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ y = x + 3, तो इस इक्वेशन में हम सिर्फ x की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, तो तब हम कहेंगे ये जो x है ये क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। ये अपनी वैल्यू कैसे उठा रहा है? इन स्टेप्स ओनली, ठीक है, स्टेप्स में उठा रहा है, कंटिन्यूस वैल्यू को नहीं उठा रहा है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हुआ? दैट वेरिएबल which changes its value in steps only, ठीक है ना, steps only is called discrete variable, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल यूँ लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर 1 डाल दीजिए, स्टूडेंट्स इन ए क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जो, उनकी संख्या। नंबर 2 पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन बैग, आपके जो बैग है उसमें जो बिग बुक्स हैं वो कैसी होंगी? जहाँ 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 1.5 बुक होएगी आपकी किताब में, बैग में, जहाँ 3.5 होएगी, ऐसा नहीं है। तो बच्चे भी जो क्लास में होंगे वो 1 होएगा, 2 होएगा, 4 होएगा, 6 होएगा, 20 होंगे, ठीक है ना, 25 होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास में 2.5 बच्चे हैं, 30.5 बच्चे हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मींस ये वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू कंप्लीट हो, मींस कंप्लीट उठाए, डिस्क्रीट ले, पूरी वैल्यू को उठा ले, ऐसी वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। तो देन कम्स हमारे पास एक आता है कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करे, पूरे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठा ले। जैसे मैं यहाँ कहूँ 1, तो ये कहूँ 1.2, ये कहूँ 1.8, तो ये मैं कहूँ 3.5 और ये मैं कह दूँ 5.6। मीन्स वो कोई भी वैल्यू उठा ले। मीन्स 1.2 भी उठा सकता है, 1.3 भी उठा सकता है, 1.5 भी उठा सकता है, इवन ऐसे भी उठा सकता है 5.602। मीन्स कंटिन्यूस कोई भी वैल्यू को, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को उठा ले, तो हम कहेंगे कि ये वेरिएबल कैसा है? कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो दैट वेरिएबल which can take up its value which can take up any value, ऐसे लिखिए, which can take up any value from the given interval,
इज कॉल्ड एज क्या, कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वो वेरिएबल हुआ जो पूरे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को उठा लेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे डिस्क्रीट में था कि 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 1.5 नहीं ले सकता, ऐसी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये कंटिन्यूस ले सकता है। तो दिस इज़ अबाउट योर डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी बात आती है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो देन उसके बाद हम कैलकुलस की तरफ जाएंगे। जब तक हमें लिमिट का पता नहीं होएगा, फंक्शन का पता नहीं होएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेट अस सी फंक्शन क्या होता है। हमने पहले भी एक बात इसे देखा था कि फंक्शन क्या होता है। जब कोई वैल्यू किसी पे डिपेंड करती है तो हम उसे कहते हैं कि ये उसका फंक्शन है। जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल टू x प्लस 3 लिख दूं, तो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। यूँ देखिए, ठीक है, यूँ देखिए कि अगर मैं x लिखूँ, y लिखूँ, x की वैल्यू मैं 1 भरूँ तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसकी 3 रखूँ तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी 4 रखूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि हम x की वैल्यू भर रहे हैं और y की वैल्यू आ रही है। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कहेंगे y x का फंक्शन है। ठीक है, अगर ये यूं हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो इस केस में एक्स वाई का फंक्शन आ जाएगा। इस केस में x क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, और y कैसा आ जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो इस इक्वेशन में कैसा है, y x का फंक्शन है, तो मैं लिखूँगा y इज फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे लिखेंगे x इज फंक्शन ऑफ y। ठीक है जी। तो हम ये देख पाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो चलिए हम इसी कार्रवाई से, इसी से हम यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन क्या हुआ। इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x and y, ठीक है जी, such that the value of y depends on x, then we say that y is the function of x। y किसका फंक्शन है जी, फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है। कब, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y सच दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो देन वी से y इज द फंक्शन ऑफ x एंड इट इज रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे, y इज मीन इक्वल टू, ये देखिए y इज मीन इक्वल टू द फंक्शन फॉर f ऑफ मीन मल्टीप्लाई, तो किसका, x का, ये लीजिए, ये वाई एक्स का फंक्शन आ गया। तो एग्जांपल आपके पास ये रही कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए x का वैल्यू हम भरते जाएंगे, y का वैल्यू आता जाएगा। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और y कैसा रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो नोट करके हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो dv क्या हुआ, dv हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और IV क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, इसके लिए
आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हैं, वहाँ पे हमने इसको एलेबोरेट किया है। तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। इसे ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हो, और इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आप किस पे डिपेंड करते हैं, आप डिपेंड करते हैं मम्मा पे, क्योंकि मम्मा आपको खाना खिलाती है, ठीक है, खाना बना के देती है आपको, आपके कपड़े धो के देती है। और पेरेंट, आपके फादर साहब आपको क्या करते हैं, आपके यूनिफॉर्म की फ़ीस देते हैं, आपकी स्कूल की फ़ीस देते हैं। मीन्स जितना भी आपका खर्चा है वो सारा आपके पापा पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप पापा का भी फंक्शन हुए, क्यों, क्योंकि आप पापा पे डिपेंड कर रहे हैं। आप मम्मा का भी फंक्शन हुए, क्यों, क्योंकि आप मम्मा पे भी डिपेंड कर रहे हैं। आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप टीचर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप टीचर पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके टीचर्स आपको पढ़ाई के रिलेटेड आपको सब कुछ बताते हैं, आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। तो आप किसका फंक्शन हुए, स्टूडेंट्स। आप किसका फंक्शन हुए, फंक्शन स्टूडेंट्स। और फंक्शन किसका हुआ, आप यूँ लिखिए, मदर, फादर, ठीक है ना, स्कूल टीचर, स्कूल टीचर्स, ठीक है ना। और कहीं कोच। आप बहुत सारी बातों के लिए आप फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो इस करके आप बहुत सारे, और भी बहुत सारे, जो आपकी सहायता करता है किसी काम में, तो आप उसका फंक्शन है, ठीक है। आप मदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फादर के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्कूल टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोच, जो आपके स्पोर्ट्स कोच हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी का फंक्शन है। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शन। तो इसकी थोड़ी सी आगे टाइप्स हैं, हम वो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। लेट अस सी टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब यूँ देखिए, जैसे नंबर 1 पे मैं लिखूँ, इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख दूँ। तो आप इसका कभी ग्राफ बनाएं, तो ये अगर आप x रखें, ये आप y रखें, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब है y जो है x का फंक्शन तो है, कैसा है, लीनियर फंक्शन है। तो y हेयर, y इज द लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ऑफ x। y x का कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो मैं ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2 लिख दूं। तो यूँ देखिए, यहाँ पे ये पावर आ रही है, x की पावर है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, आप यूँ भी लिख सकते हैं, y की पावर x की पावर 4 प्लस -5 कर दीजिए, y इज इक्वल टू x2 भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, -6 कुछ भी डाल सकते हैं। इन सभी में आप क्या देखिए, ये मेरा हमारा वेरिएबल होगा और ये हमारी पावर होगी, ये हमारा वेरिएबल होगा और ये हमारा वेरिएबल होगा, और ये पावर है, ये पावर है, ये क्या है, पावर है। तो हेयर y is the power function of x, is the power function of x। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड तो कर रही है, मगर x कैसा है, पावर फंक्शन है। इसका ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो पावर है ये कैसी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। पावर क्या कैसी है, कांस्टेंट है, और x क्या है, आपका वेरिएबल है, ये रियल नंबर होगा। और x क्या है, आपका वेरिएबल है, और ये क्या है, आपकी पावर है 3, क्या है, आपका कांस्टेंट है। सभी में देखिए, ये आपका वेरिएबल रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लीजिए, एक्सपो ऐसे लिख लीजिए, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, थर्ड, e की पावर मैं x कर दूं, या फिर मैं यूं लिख दूं a की पावर x। अब इसमें क्या है, ये जो e है ये कांस्टेंट है, ठीक है,
और ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है जी, यहाँ पे भी a क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, पावर फंक्शन में क्या है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और इसमें क्या है, कांस्टेंट की पावर क्या है, वेरिएबल है। तो हेयर मैं इसका यूं कह दूं, इसका कोई अगर मैं यूं लिख दूं कि इसी को आप यूं लिख दीजिए कि y इज इक्वल टू e की पावर x, या फिर y इज इक्वल टू यूँ कर दीजिए y इज इक्वल टू a की पावर x, क्या a की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। तो हेयर y इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी, उसके बाद आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक और लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख दूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x कर दूँ, या फिर ऐसे करके y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x कर दूँ, या फिर y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x कर दूँ, या सेक x लिख लीजिए, कॉट x लिख लीजिए, कोसेक्ट x लिख लीजिए। इन सभी में क्या होगा, y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका, y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से हमारे ये फंक्शन की टाइप्स हुई। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कहानी और भी है कि कौन कब किसका फंक्शन होगा और कौन कब किसी का फंक्शन नहीं होगा। तो लेट अस सी, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे कि देखिए ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू मैं x प्लस 2 लिखूँ, तो जब मैं x की वैल्यू भरूँ, लेट अस से ठीक है, इधर x लिखा, इधर y लिखा, इसको मैं 1 कहूँ तो ये 3, ये 3 रखूँ तो ये 5, अगर मैं x को 4 रख दूँ, 4 2 ये 6 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y x का फंक्शन है। ठीक है जी, अब ये कहानी हमें पता है। अब इस चीज़ को देखिएगा कि हम वैल्यू x की एक भर रहे हैं, a की वैल्यू मीन 1 वैल्यू भर रहे हैं, तो इसका एक ही आ रहा है। अगर मैं इसको कोई 1 वैल्यू भरता हूँ तो ये 3 आ रहा है, अगर मैं 3 भरता हूँ तो ये 5 आ रहा है। यानी x की एक वैल्यू भरने पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, 2 तो नहीं आ रही। मीन्स अगर मैं इसका यूं करके एक थोड़ा सा बनाएं, ये x रखूं, ये y रखूं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अगर मैं 1 रखता हूं x की, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अगर मैं इसकी 4 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है। तो बड़ी क्लासेस में आप इसे पढ़ेंगे 1 फंक्शन है, मीन्स कि हम इसकी एक वैल्यू भरते हैं और इसकी एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो y कैसा फंक्शन हुआ, x का लीनियर फंक्शन हुआ, और इसमें क्या है कि एक वैल्यू भरने पे एक वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे y x का फंक्शन है। लेट अस सी, अगर हम कुछ और एग्जांपल के तौर पे ले लें, लेट अस सी कि मैं ऐसे लिखूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और लिख लूँ, अगर मैं हेयर पुट कर दूँ कि हेयर लेट x की वैल्यू है हमारे पास 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई। ठीक है, तो y की मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, तो y की मेरे पास 2 वैल्यू हो गई +-2। ठीक है ना, तो जाने y की 2 वैल्यू आ गई। जाने के कहने का मतलब है मैं x की एक ही वैल्यू भर रहा हूँ, कितनी 4, x की एक वैल्यू रखने पे मेरे पास y की 2 वैल्यू आ रही हैं। कौन कौन, एक +2 और एक कौन सी -2। हेयर y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, हेयर y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। कैसा फंक्शन, 1 फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है,
तो अगर मैं इसी को यूं कर लूं कि y इज इक्वल टू रूट एक्स कर दूं, ठीक है, तो प्लस का लिख दूं, तो इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू भरूंगा तो y की एक वैल्यू आएगी। इट बिकम्स द फंक्शन ऑफ x। क्या y x का फंक्शन है? यस। क्या y x का फंक्शन है? नो। ठीक है ना, इस बात को आप समझिएगा। तो ये कहानी है, इस तरीके से कोई किसका कैसा फंक्शन होगा उसको आप लोगों ने देखना है। तो चलिए, उसके बाद एक हमारे पास एक छोटी सी कहानी आती है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो उसकी लिमिट क्या है फंक्शन की, उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट क्या है कि जैसे ऐसा है कि जैसे हम लिमिट बोलेंगे तो उसको लिखा जाएगा ऐसे, लिमिट जैसे मैं लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है x की वैल्यू, इसे बोला जाता है लिमिट x अप्रोचेस, जहाँ टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोचेस जहाँ टेंस टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि इट मीन्स कि x की वैल्यू 2 नहीं है। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है? इट मीन्स कि x की वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू 1.99 हो, या फिर क्या हो, x की वैल्यू 2.01 हो। मीन्स इस दो से या तो कम हो या 2 से ज़्यादा हो। x की वैल्यू या तो 2 से कम हो थोड़ी सी, या फिर क्या हो, थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार लिमिट पूरा नहीं लिखूंगा, इसे लिखा जाएगा LT शॉर्टकट में LT लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की कहानी क्या है कि भैया ऐसा है कि जैसे कोई ऐसा सोचिए, मैं ऐसे लिखूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये एक कंडीशन है, कहाँ पे अप्लाई होएगी, किस फंक्शन में अप्लाई होएगी। मान ले कि x प्लस 2 में अप्लाई होएगी। इट मीन्स ये जो x प्लस 2 क्या है, इसे यूं मान लो कि ये है x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप पूरा भर दीजिए, 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होएगी तो अब आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो यानी कि इस फंक्शन की, ये फंक्शन क्या है, y, यानी y x का फंक्शन तो है। जब इसको लिमिट कितनी लगेगी, इस x की वैल्यू मैं 2 के आसपास रखूंगा, यानी 1.99 जन 2.01, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा। यानी अगर मैं ये भरूंगा तो 4 के पास आएगा, ठीक है जी। तो यानी ये कंडीशन होएगी और ये अप्लाई होएगी यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो देखिएगा। कहते हैं लेट अस, ऐसे कर दीजिए, व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जब y x का फंक्शन होगा इन सच ए वे दैट व्हेन x approaches 0, then y approaches 4, say, then we say that the limit of y is 4 when x approaches
0. It is written as कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो y की वैल्यू कितनी 4। देखो क्या है कि हमने कहा अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं जैसे y और x, इस तरीके से कि y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है। इफ व्हेन y इज द फंक्शन ऑफ x इन सच ए वे, इस तरीके से कि जब x की वैल्यू 0 हो, यानी x की वैल्यू अप्रोच करे 0, इस बात को समझिएगा। x अप्रोचेस 0 मीन x की वैल्यू 0 नहीं है, इस बात को समझिएगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से कम हो सकती है, 0 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इस तरीके से। तो व्हेन x अप्रोचेस 0 देन y अप्रोचेस 4, उस वक्त y क्या हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाए 4 हो जाए। तो हम कहेंगे देन वी से दैट द लिमिट, किसकी लिमिट भैया, y की क्या है, इसकी लिमिट क्या है 4, कब, देन x अप्रोचेस 0। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम्पल से, कि जैसे अब यूँ देखिए कि मैं कोई एक फिगर ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब यूँ देखिए, अच्छा एक बात और है, यूँ भी देखिएगा कि भैया कोई कहे भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और y की वैल्यू 4 है, कहाँ, किसी इक्वेशन में होगा ना, तो आप वही इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें y की वैल्यू 4 बनानी है, तो x प्लस 4 डाल दीजिए, ठीक है, x प्लस 4 डाल दीजिए। तो जब x की वैल्यू आप 4 डालेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डालेंगे, जैसे 0 से कम डालेंगे, जब 0 से ज़्यादा डालेंगे, 0 से कम डालेंगे तो y की वैल्यू 4 तो आएगी, 4 से कम आएगी। जब इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो 4 से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मगर वो भी 4 के आसपास होगी, यानी 4 के इर्द गिर्द होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इस कंडीशन को कह सकते हैं कि जब ये होगा x अप्रोचेस टू 0 होगा, उस वक्त y की लिमिट क्या होगी, वो 4 से क्रॉस नहीं करेगी, कहाँ, यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को और भी अच्छे से देख सकते हैं कि यूँ देखिए कि जैसे सपोज दैट मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, लेट अस से कि मैं एक 6 साइडेड फिगर ड्रा करता हूँ। ये 6 साइडेड फिगर है, तो इसकी साइडें हैं 3, ठीक है। तो इसके नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर मैं इसी को यूं कहूं कि इसको मैं 8 कर दूं, 8 करूं, तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। अब साइड्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब n की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। अब एक बात और देखिए कि यहाँ पे जब n की वैल्यू 6 थी तो ये साइड बड़ी थी और ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। मीन अगर n इंक्रीज हो गया तो साइज जो लेंथ का, ये जो साइड है इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, यानी लेंथ इसकी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो अगर मैं इसका और बढ़ा दूँ, लेट अस से कि मैं इसे यूँ कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तो हमारी देखिए ये साइड्स कितनी हो गई, ये बनी नहीं है ढंग से। तो यूँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 6 है तो साइड बड़ी है, n की वैल्यू 8 है तो ये साइड थोड़ी कम हो गई है। n की वैल्यू मैं कहूँ 10, n की वैल्यू 10 है तो ये साइड इससे भी छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा ये हुआ एज n इंक्रीजेस तो लेंथ क्या होएगी, देन लेंथ
जहाँ लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ क्या होगी, डिक्रीजेस, ठीक है ना। लेंथ किस, साइज ऐसा कर दीजिए, लेंथ डिक्रीज, ये भी ठीक है, लेंथ डिक्रीजेस, लेंथ किसकी, इस साइड की, जहाँ साइड की लेंथ क्या ना, लेंथ ऑफ साइड, यूं कर लीजिए, लेंथ ऑफ साइड, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज हो गई तो एक बात और देखिए कि अगर मैं n की वैल्यू ऐसे बढ़ाता जाऊँ, n की वैल्यू 12 कर दूँ, n की वैल्यू फिर 20 कर दूँ, n की वैल्यू मैं आगे 40 कर दूँ, ऐसे करते 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 अगर n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी कर दूँ तो क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेट अस से कि अगर मेरे पास 6 हैं, 6 साइडें हैं, तो इसका मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो एरिया ये होगा, ये वाला एरिया होगा। यूँ देखिए, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, लीजिए यूँ देखिए, अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें एरर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वाला एरिया तो इसका अपना एरिया होगा, ये वाला अंदर वाला, मगर अगर मैं इसका सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो इस पोर्शन में एरर आएगा, मींस ये फालतू का एक्स्ट्रा एरिया आएगा जो कि हमें नहीं इंक्लूडेड, इसका एरिया तो अंदर वाला ही होगा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया ये आएगा, इस पोर्शन में इसका एरिया कम होगा, इस पोर्शन में इसका एरिया ज़्यादा होगा। फिगर थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई है, ये एक्चुअली में दिखने में ज़्यादा लग रही है, एक्चुअली में ये ज़्यादा होनी चाहिए, ये साइड इसका एरिया ज़्यादा बनेगा। और जैसे मैं n बड़ा कर दूंगा तो इसका एरिया और ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको और ऐसे इंक्रीज करता जाऊंगा, n की वैल्यू जैसे मैंने कहा इस तरीके से, तो ये एक आगे जाके एक सर्कल बन जाएगा, तो उसका रेडियस मानो r होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे लेंथ ऑफ साइड डिक्रीज होती जाएगी, और उस वक्त क्या होगा कि इसका एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा, एंड एरिया क्या होगा, एरिया फिगर का क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यूं कहें कि इसको अगर मैं कंडीशन लगा दूं, ये देखो, अगर मैं इसी फिगर को कंडीशन लगा दूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मीन्स n जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका एरिया फिर क्या होगा, इस फिगर का एरिया क्या होगा, जब मैं इसकी साइडें बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, मीन एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारे पास। तो कंडीशन क्या लग गई, इसकी लिमिट कंडीशन क्या लग गई कि n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वही है कि लिमिट क्या हुई कि इसकी एक कंडीशन लग जाएगी, भैया जब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ अप्रोच करेगी, इसका ध्यान रखिएगा, अप्रोच करेगी, बराबर नहीं होगी, ठीक है, उस वक्त y की वैल्यू 4 हो जाएगी। कहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा था, y इज इक्वल टू x प्लस 4 में, ठीक है, कहाँ, यहाँ। तो अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूं तो इन फिगर्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कहाँ, यहाँ, इन फिगर्स में। अगर मैं इसका n का वैल्यू क्या कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये एक हमारे पास लिमिटिंग कंडीशंस होती है कि एक लिमिट लगाएंगे, एक तो लिमिट लगाने से हमें क्या होगा कि हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर इसका मज़ेदार बात यह है कि इन सारे सवालों में जितने भी हमने ये किए एग्जांपल्स देखी, इन सभी एग्जांपल्स में क्या है कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जैसे ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा, इसका मैं ग्राफ बनाऊं y और x का, तो ये सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये मैं अगर y रखूं, ये x रखूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसकी बात करें तो एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। हम अगर इसकी बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा मतलब अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करना स्टार्ट करें तो मेरा चाक का जो बोर्ड से उठेगा नहीं, वो सीधी सीधी लाइन चली जाएगी। इसका मतलब है ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। तो सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते हैं, सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं यहाँ पे हमें दिक्कत आती है। तो वो कैसे हैं उनको चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट अस सी, वहाँ पे जब हम ड्रा करना लगे ग्राफ को तो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन जहाँ कुछ भी उसका ग्राफ बनेगा तो हमारा चाक बोर्ड से
उड़ जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लिख लीजिए, ऐसा फंक्शन लिख लीजिए। अब अगर इसका मतलब है x की वैल्यू तो 2 नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जान तो 1.99 है या फिर x की वैल्यू क्या है 2.01 है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, LHL, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 में से कुछ निकला है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एच, मीन्स कुछ फैक्टर इससे 2 से निकला, तो इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है कि 2 में कुछ ऐड हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 प्लस एच लिख देते हैं, एच इज ए फैक्टर विच इज एडेड टू 2, ठीक है जी। तो दिस इज योर LHL एंड RHL, ठीक है जी, RHL। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है, चलो हम एक काम करते हैं, 2 का वैल्यू भर के देखते हैं होता क्या है। तो पुट करते हैं कि x का वैल्यू 2 इन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा जी, ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.0। इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। जब भी आपके पास कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है ये कैसा है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करने लगेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी, एक होल मिलेगा, ठीक है जी। तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी लड़न से कि मैं यहाँ पे अगर इसका एक ग्राफ ड्रा करता हूँ y और x के बीच, तो मैं अगर इसका वैल्यू 2 भरता हूँ पूरे का पूरा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। अगर मैं लड़न से कि इसका वैल्यू कितना भरता हूँ, लड़न से कि मैं इसका वैल्यू भरता हूँ ये वाला और ये वाला दोनों भर के देखते हैं, यहाँ पे भरते हैं, तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास आएगा 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 और 1.99 माइनस 2। तो ये हमारे पास इसे सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा नियर अबाउट आपका, हाँ ये आपका आएगा x, अगर मैं इसको यूँ करूँ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो ये बच्चे कट जाएगा। कटेगा कब, इसका ध्यान रखिएगा, जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी तब कटेगा। जब ये कट गया तो x प्लस 2 हमारे पास आएगा, 2 भरेगा तो ये आएगा 4। इसका मतलब जब इसको आप सारे को करेंगे सॉल्व तो 3.99 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कट नहीं होएगा, अगर ये कट किया है इट मीन्स x की वैल्यू 2 नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 है तो आप इसे कट नहीं कर सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो अगर हमारे पास हमने 1.99 भरा तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 आया। अगर मैं ये भरूँ, अपर लिमिट भरूँ, RHL भरूँ, तो ये मेरे पास आएगा 2.01 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.01 माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.01, जने ये भी आपके 4 के पास आ गया। जने अगर मैं x का वैल्यू कितना भरा, 2 भरा, ये 2 भरा, लेट अस से मैंने x का वैल्यू ये 2 भरा, तो मेरी वैल्यू क्या आई, इनडिटर्मिनेट। अगर मैं x का वैल्यू 1.99 भरा, लेट अस सी दिस इज 1.99 और ये आपका 2 है। अगर 1.99 भरा तो 3.99 आया। अगर मैं इसको y को 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ और इसको थोड़ा 3 कहूँ और इसे 4 कहूँ, इस तरीके से, तो 1.99 पे आपकी वैल्यू आ रही है 3.99, मीन्स इसके पास ये यहाँ पे 1.99 पे दिस इज 3.99, कितना 3.99
99। ठीक है जी। अगर मैं 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भर दूँ, 2 से अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भर दूँ तो लेट अस से कि ये मेरे पास है, तो इसे मान लीजिए दिस इज़ 2.01। तो अगर मैं इसको भरता हूँ तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.01। अगर ये 3.99 है, ये 4 है, तो मैं इसे बोल दूँ 4.01, तो मेरे पास यहाँ कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखिए, और ये देखिए 1.99 पे आपकी वैल्यू आ रही, 3.99, 2.01 पे आपकी वैल्यू आ रही, 4.01, मगर एग्जैक्ट 2 के ऊपर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है। तो दिस इज, ये आपका एक होल बन जाएगा, मीन्स ये आपकी कंटिन्यूटी नहीं देगा। अगर इसी में मैं -2 भर दूं, -2 का स्क्वायर +4, तो माने हो कि ये -1 है और ये मानो -2 है, तो मैं -2 भरूं तो -2 का स्क्वायर तो ये 0 आएगा, यानी y का वैल्यू आएगा 0। तो अगर मैं इसको यूं रखूं, ये ग्राफ ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू क्या आएगी, -2 के ऊपर, -2 के ऊपर -2 के ऊपर आपकी क्या आ रही है, -2 के ऊपर y का इसका वैल्यू आ रहा है 0, यानी ये आपका है, आप यूँ लिख सकते हैं, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स के -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई x -2, y इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है ना। तो अब y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, तो 0, y का वैल्यू 0। हाँ, अगर आप ये आपका आगे नंबर आ जाएंगे -2 और 0, और ये -1.99 पे 3.99, 2.01 पे 4.01। अगर आप इसका वैल्यू 0 भरते हैं, x का वैल्यू 0 भरिए, तो -4 बाय -2 और +2, तो ये आ जाएगा, यानी ये आपका पॉइंट क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा जी, ये आ जाएगा x की वैल्यू आपने क्या भरी 0, और क्या आया 0 और +2, ठीक है। ये x का वैल्यू 0 भरिए यहाँ पे, तो -4 बाय -2, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो 2 का 4, तो y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर आप 2 भरते हैं तो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, यानी 0.0 आता है। अगर आप 1.99 भरते हैं तो वैल्यू आती है 3.99। अगर आप 2.01 भरते हैं तो आपकी वैल्यू होती है 4.09। अगर आप 2 भरते हैं तो यहाँ पे एक होल आ जाएगा, यानी जब आप इस ग्राफ को ड्रा करने लगेंगे तो आपको अपना चाक उठाना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा। मीन्स ये फंक्शन हमारा कैसा रहा, ये हमारा फंक्शन रहा डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कैसा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन रहा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन रहा हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेयर RHL इज इक्वल टू LHL, एक ही बात है, या फिर ऐसे कर लीजिए कि LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इस फंक्शन में जब हमारे पास इस तरीके से LHL इज इक्वल टू RHL आ जाए तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ऐसा फंक्शन कैसा होगा, ऐसा फंक्शन होगा आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ऐसे फॉर्म कैसी आएगी इस क्वेश्चन में, आप पूरी लिमिट भरेंगे तो आपकी फॉर्म कैसी आएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। अब दिस इज ऑल अबाउट योर लिमिट, और उसके साथ साथ आपका कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इसमें एक छोटी सी बात रह गई, ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो कितने किस्म की हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कैलकुलस की तरफ। लेट अस सी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने किस्म की हैं कि जो नहीं डिटरमाइन होती, तो वो कितने किस्म की हैं। लेट अस सी, देखिए हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारे पास, जैसे ये देखो, एक तो है हमारे पास 0/0, एक तो है हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, एक तो है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक है हमारे पास इन्फिनिटी
मल्टीप्लाइड बाय 0। ये सारी की सारी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। वो क्या क्या है? वो है सबसे पहले 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म है? ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और अगर हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट मीन्स हमने जो यूज़ की है वो ये की है, हमारे पास ये सारी ऐसी हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। और हमारे पास कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म भी हैं। कैसी हैं? हमारे पास कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म है, वो है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, और ये हमारे पास 4 कैसी हैं? डिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें इसी फॉर्म के ऊपर, तो हमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए अगर इस लिमिट को और अच्छे से समझा जा सकता है कि ये डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में अगर मैं हम लिमिट x को अप्रोचेस टू 1 कर दूँ, ठीक है जी, तो x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 कहूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, x की पावर 1 माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू मैं 1 भरता हूँ, ठीक है जी, अगर x की वैल्यू, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा भाई कि x की वैल्यू जान तो लेस देन 1 है या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 कि लेस देन x की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 हुआ, तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1, तो 1 माइनस एच लिख सकते हैं कि 1 में से कुछ निकलेगा, तो x ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 प्लस एच डाल सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये आपकी क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट आएगी। और इस केस में देखिएगा अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 1 करता हूँ, लेस देन 1, तो लेस देन 1 की पावर क्या आएगी? सॉरी, हाँ, लेस देन 1 की पावर क्या आएगी? लेस देन 1 की पावर आएगी 1 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा? लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी। तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी ये किसके बराबर होता है? ये होता है 0। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूँ 3/4 की पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 0, क्योंकि 3/4 इज लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ग्रेटर देन 1 कहूँ तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 1 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये आएगा आपका ग्रेटर देन 1 की पावर 1 अपॉन 0, यानी ये आएगा तो आपका ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये आएगा ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी की मतलब इन्फिनिटी। दैट इज, इसकी एग्जांपल आप यूँ देख लो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 5/3 की पावर इन्फिनिटी, तो ये 5/3 क्या होगा? ग्रेटर देन 1, तो इसकी पावर क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर कहीं ऐसा आ जाए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर कहीं कुछ ऐसा आ जाए कि 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये जनाब आपका 1 आएगा। तो हमने क्या देखा इस एग्जांपल से कि हमारे पास जब कभी लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो वो 0 के बराबर आएगा। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 की पावर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिमिट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलस की तरफ जाएंगे। हमने फंक्शन देख लिया, लिमिट देख लिया, देन हम कैलकुलस की तरफ जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की तरफ। टिल देन गुड बाय।